संसार सदैव प्रकृति से ही परिवर्तनशील है। जो स्थान सहस्त्रों पूर्व सुंदर सुरमई नगर के रूप में थे, वे आज मिट्टी के ढेर के तले दबे पड़े हैं। जिन बस्तियों से नदियों का प्रवाह मीलों दूरी पर था, उन बस्तियों पर आज नदी का प्रवाह दिखाई दे रहा है। जो स्थान जलमग्न थे, वे आज ऊपर रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो स्थान सघन वन थे, वे आज विशाल नगर के रूप में दिखाई देते हैं। यह तो है भौगोलिक परिवर्तन, परंतु जाति और समाज में भी परिवर्तन का चक्र चलता ही रहता है। अर्थात जो जाति या समाज किसी काल में अन्न, धन संपन्न, कला कौशल संपन्न सभ्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई, उनमें से आज कितनी ही जातियों का तो नामो निशान भी नहीं, केवल कथा वशिष्ठ रह गई है। कितनी ही जातियां दूसरी उन्नत जातियों की दासत्व श्रृंखला में जकड़ी जा चुकी हैं। जो जातियां किसी काल में असभ्य निरीह जंगली कहलाई जाती थी, वे जातियां आज सभ्यता के संसार में अपनी सानी नहीं रखती। कालांतर में कोई जाति या उपजाति मध्य कुछ जन समुदाय अपना देश त्याग कर दूसरे देश में जा बसता है। इनका पता इनके प्राचीन इतिहासों से ही लगता है। नहीं तो शताब्दियों के बीत जाने पर उस जाति की संतान यही जानती है कि हमारा यही देश है, हम इसी देश के हैं। इसीलिए मानव जीवन के इस इतिहास का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जातीय जीवन की उन्नति और अवनति मनुष्य कर्तृक ज्ञान संचय, राजनीति समस्याओं तथा धार्मिक रहस्यों का पता समय समय के प्रतापी तेजस्वी महानुभवों की जीवनियों का एकत्रित समूह इतिहास से ही प्राप्त होता है। इतिहास उन्हीं परिवर्तन समूहों का भंडार है जो समय समय पर देश और जातियों में इतिहासकारों ने बताया है। जातियों के देश परिवर्तन और उनके जातीय तथा सामाजिक जीवन की उन्नति, अवनति, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन के मुख्य 8 कारण माने जाते हैं। जब एक जाति में मनुष्य की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी कठिन हो जाती है, तब उस देश या जाति का जन समुदाय विभाजित होकर उसका कोई भाग किसी अन्य देश में जा बसता है, जहां उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। कभी अनकाल की असहनीय विपदा पड़ने पर जन समुदाय स्वदेश त्याग कर अन्य देश में जा बसता है, जब देश या समाज के बीच किसी प्रकार का विलंब पैदा होता है। जब किसी जाति में बल पराक्रम अधिक हो जाने से उनको दूसरे देशों को विजिट करने में लिप्सा बढ़ जाती है। लाभात लोक प्रवृत्ति, अग्नि में जितना घृत पड़ता है उतने ही वह अधिक प्रज्वलित होते हैं। वह जाति दूसरे देशों को विजय करके उस देश में विजित जातियों पर ऐश्वर्य भोग के लिए झुंड के झुंड ऐसे विजित देश में जा बसती है और कालांतर में वह उसी देश के निवासी गिने जाने लगते हैं। जैसे भारतवर्ष में पहले आर्य लोगों ने भारतवर्ष की प्राचीन दस्यु जाति पर विजय पाकर भारतवर्ष को अपना निवास स्थान बनाया। आर्यों पर मुसलमानों ने विजय पाई, वह भी भारतवर्ष में बस गए। अब यही सभी भारतवर्ष के निवासी कहलाने लगे। जब किसी जाति के देश पर शत्रु आक्रमण करता है, शत्रु से पराजित होकर धन, धर्म और जीवन की रक्षा के लिए उनमें से कितने ही लोग अन्य देशों में जा बसते हैं। जैसे पारसी जाति मुसलमानों के आक्रमण और आधिपत्य उनके देश पर हो जाने पर उस जाति के सहस्त्रों लोग धन, धर्म और जीवन की रक्षा हेतु भारतवर्ष में आ बसे थे और अब भारत निवासी कहलाते हैं। दो देशवासियों में मैत्री हो जाने से व्यापार का क्रम जारी हो जाता है, जब एक देशवासी दूसरे देश में भी जा बसते हैं। जैसे कुछ भारतवासी यूरोप और अमेरिका में बसने लगे हैं। जब एक देशवासियों द्वारा दूसरे देशवासियों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरे देशवासियों को बलात् पकड़कर दास भाव से अपने देश को ले जाते हैं। जैसे गोरखाओं ने पराजित देश कुमाऊं गढ़वाल प्रभुति से कितने ही मनुष्य को बलपूर्वक पकड़कर नेपाल पहुंचाया है। अब वहां वह लोग बस गए हैं और नेपाल की प्रजा में गिने जाते हैं। बहुत से लोग आजीविका अपना देश छोड़कर अन्य देशों में जा बसते हैं। जैसे भारतवासी केवल आजीविका दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जा बसे हैं। देश परिवर्तित जाति शताब्दियों वहां रह जाने पर उनकी नस्लों में भी जाति भेद, रंग रूप, रीति रिवाज,
लिपि, भाषा, पहनाव, खान पान में देशानुसार परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। यह प्रथा संसार में प्राचीन काल से चली आ रही है। जो जाति बढ़ जाती है वह पड़ोस की निर्बल जाति को हड़प जाती है। इसी से जातियों में परिवर्तन होता है, क्योंकि गिरी हुई जाति उठने की कोशिश करती है। इसी प्रसंग में अब यह दिखाना है कि उत्तरी हिमालय प्रदेश पर कालचक्र की घटनाओं के पूर्व काल से वर्तमान काल तक यहाँ की जनता में किस किस जाति समाज द्वारा समय समय पर किस प्रकार परिवर्तन होता रहा। सबसे पहले प्रश्न यह है कि गढ़वाल के आदिम निवासी कौन है। पुराणों में इस परम पावन उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गर्दभ, यश, किन्नर जातियों की सृष्टि बताई गई है और उस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है, जिनके आश्रित रहकर ऋषि मुनि इस पवित्र देश में तप साधन करते थे। परंतु यह पौराणिक सृष्टि वर्तमान संसार की दृष्टि में लड़का के विभीषण के गुप्त राज्य के समान मानी जाती है। पुराणों से यह भी पता लगता है कि जब रामचंद्र जी पिता की आज्ञा अनुसार वन को चले गए थे, राजा दशरथ का देहांत हो गया था। तब उनके गुरु वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति को साथ ले हिमदाव पर्वत पर आकर एक गुफा में निवास करते हुए तब तक रहे जब तक रामचंद्र जी अयोध्या नहीं लौटे। वहां के रहने वाले किरात लोगों के साथ काला कंबल पहने हुए कर्म रहित उन्हीं की तरह आचरण रखते हुए वह बहुत काल तक रहे। इससे यह पता चलता है कि रामचंद्र जी के समय में इस उत्तर हिमालय में किरात लोग रहते थे, जिनको अब हिमदाव कहते हैं। टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी का नाम है। उस पट्टी में एक सघन वन लिए हुए विसोन नाम का पर्वत है। उसकी एक खो में वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड नाम से एक जल का कुंड है। एक शिवलिंग भी स्थापित है। यह बात प्रसिद्ध है कि उस काल का वशिष्ठाश्रम यही है। वहाँ स्नान करने वाले यात्री भी जाया करते हैं। इस सहस्रों वर्ष पीछे का सबूत महाभारत वन पर्व के अध्याय 36 में लिखा है कि जब अर्जुन एक शूकर के पीछे तीर धनुष लिए पीछा कर रहे थे, उस समय किरात रूप में शिवजी ने अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसे ही कालिदास कृत रघुवंश काव्य के चतुर्थ सर्ग में राजा रघु की उत्तर हिमालय यात्रा से संबंध में उत्तर हिमालय निवासी किरात, काम्बोज, हूण जातियों का वर्णन पाया जाता है, जो जाति उस काल हिमालय में निवास करती थी और जिनके साथ राजा रघु का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार कालिदास कृत कुमार संभव काव्य में भागीरथी के निकट रहने वाले जातियों का वर्णन है, जिनमें कालिदास ने उन लोगों को किरात लिखा है। महाभारत वन पर्व के अध्याय 140 में लिखा है, जब पांडव गंधमार्क पर्वत पर बद्री काश्रम गए थे, तब मार्ग में हिमालय के निकट राजा सुबाहु की राजधानी में उसके अतिथि रहे थे, जो किरात, तंगड़, कुलीन जाति के लोगों का राजा था। ऐसे ही वाराही संहिता के अध्याय 14 में उत्तर दिशा में रहने वाली जातियों का वर्णन वराहमी हीराचार्य ने किया है। उन्होंने किरादाती जातियों की नामावली दी है। वह लिखते हैं कि उत्तर दिशा में रहने वाली जातियां उत्तर कुरु, कैकेयी, वसाती, यामुन, भोगप्रस्थ, अर्जुनयन, अग्निग्र, आदर्श, अंद्वीप, त्रिगत, तुर्गान, अश्रुत, केश्वर, चिपटनासिका, दारसेरक, वाड्डान, सारदक, तक्षशिल, पुष्पलावत, किरलावत, कंठधान, अंबर, मद्रक, मालव, पौरव, कचार, दंड पिंगलंग, मारण, हूण, कोहल, शीतक, मांडव, भूतपूर आदि। ईशान कोण में नष्ट राज्य, पशुपालक, हीर, काशिम, कुलुत, सैनिक, वनराष्ट्र, ब्रह्मापुर, दावर, डामर, वनराज्य, किरात, चीना, कोडिन, भल्लाभ, जटासुर, कुनुट, खस, घोष, कुचिक, एक चरण, अनुविश, शुभन, बसवन, दिवश, पौरव, चीन निवासी, त्रिनयन, मुजाद्रिनी, गार्धन प्रभृति है। प्रत्येक ग्रंथकार ने अपने अपने ग्रंथों में उत्तर हिमालय निवासियों का वर्णन किया है। उनमें यह कहना चाहिए कि कालिदास और व्यवसाय ने प्रसंगवंश उत्तर हिमालय प्रदेश निवासियों का कथन किया है और वराहमिहिराचार्य का लिखना उनकी खोज और अन्वेषण का फल है। उन्होंने एक उत्तर दिशा ही नहीं किंतु चारों दिशाओं व उपदिशाओं में रहने वाली जातियों का वर्णन लिखा है। वराहमिहिराचार्य और कालिदास महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में थे, जिनका समय विक्रम की पहली शताब्दी में था।
यह नहीं कहा जा सकता कि यह लेख उनकी चारों दिशाओं की यात्रा करके जातियों की खोज का प्रतिफल था। यह प्राचीन ग्रंथों के आधार पर लिखा गया था। उनके इस लेख से अनुमान किया जाता है कि इतनी जातियां उस काल केवल इसी हिमालय से नेपाल से कश्मीर तक ही नहीं रहती थी, बल्कि हिमालय के पीछे से और आगे उत्तर समुद्र तक रहती थी, क्योंकि ये सब देश भारतवर्ष के ही उत्तर में पड़ते हैं। और अवश्य वराहमिहिर ने दिशा संबंधी खोजों का वही केंद्र माना होगा जहां उन्होंने पुस्तक लिखी थी। संभव है कि उज्जैनी का केंद्र बनाया होगा, जबकि वह उज्जैनी के महाराज विक्रम के सभी के नवरत्नों में से थे। वही पुस्तक की रचना की होगी। वराहमिहिर की लिखी जातियों में अब भी कुछ जातियों का पता लगता है, अर्थात चिपट नासिका। यह नेपाल के हिमालय में रहने वाली जाति अब तक की विद्यमान है। केशधर यह जाति भी तिब्बत के दक्षिणी पहाड़ भाग में अर्थात हिमालय के उत्तर पूर्व में रहने वाली अब तक विद्यमान है, जो मर्द औरत दोनों बालों को रखकर वेणी बांध रखते हैं। हुण जाति भी इसी तिब्बत के एक विभाग में अब तक की विद्यमान है, जिस भाग को हुण देश कहते हैं। चीना यह जाति चीन जैसे विस्तीर्ण देश में अब तक विद्यमान है। शेष जातियों के विषय में संभव है कि दूर देश होने के कारण कुछ तो हम लोग अपरिचित हो और कुछ जातियां नष्ट प्राय हो चुकी हों और कई एक में किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया। वराहमिहिराचार्य ने कुछ जाति संकेत ऐसे किए हैं जो ईश्वरीय सृष्टि के बाहर है। उदाहरणतः एक चरण, अश्वमुख, त्रिनेत्र इत्यादि। इनके नाम के अर्थ में विचित्रता है सही, परंतु यह विश्वास नहीं हो सकता कि एक अद्वितीय विद्वान आचार्य ऐसा लिख दे। यद्यपि इन जातियों के मनुष्य की आकृतियां ठीक ऐसे ही नहीं होंगी, परंतु यह नाम इनकी जाति विशेष के नाम अवश्य होंगे। अब अगले भाग में हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। साथियों, इस अध्याय में इतना ही। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब